फैन एक ऐसा बदकिस्मत लड़का था जो बहुत छोटी उम्र में अनाथ हो गया, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वो अपने सेक्ट को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाएगा और उसने ऐसा करते हुए कई साल गुजार दिए। इस सफर में उसका साथ दिया उसके कई सारे दोस्तों ने और उसकी पेट वेल ने, लेकिन जब उसका सपना हकीकत बनने वाला था तभी उसकी वेल बेकाबू हो गई और उसने फैन को ही मार दिया। लेकिन इसके बाद वो उसी दुनिया में एक भद्दे से लड़के के शरीर में रीइंकारनेट हुआ। वो चेक करता है कि क्या अभी भी उसके पास उसकी वेल है, मगर उसकी वेल हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी थी। अब इससे पहले कि वो सोच और समझ पाता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए। उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। चलो एक साथ जानते हैं कि आखिर फैन के साथ ये सब क्या हो रहा है। कहानी की शुरुआत में हमें एक खौफनाक मंजर दिखाया जाता है। चारों ओर खून खराबा मचा हुआ था। एक बच्चे के सामने उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया जाता है और अपने बचपन की इसी घटना का ये भयानक ख्वाब देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर फैंग नींद से जागता है। और इसके बाद फैंग अपने मरे हुए परिवार की आत्माओं की शांति के लिए प्रेयर करते हुए उन्हें बताता है कि कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो अपने परिवार के छोटे से क्लैन को बहुत ऊंचाई तक लेकर आ चुका है। अब बस एक आखिरी मुकाबला और, जिसके बाद इनका लिंग शियाओ पेवेलियन एक लास्ट सेक्ट में प्रमोट कर दिया जाएगा। और इसीलिए यहाँ फैंग अपने पूर्वजों से प्रार्थना कर रहा है कि वो आज उसे इस लड़ाई में जीतने की ताकत दें। और फिर जैसे ही फैंग इस कमरे से बाहर निकलता है, बाहर मौजूद उसके सभी स्टूडेंट्स उससे कहते हैं, हम सभी दुआ करते हैं कि आज की इस लड़ाई में आप ही जीतें। और इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा देखते हैं और फिर हम आसमान में उड़ते हुए बड़े बड़े परिंदों को देखते हैं और उनमें से एक परिंदा फैंग के सामने आकर झुक जाता है। फैंग उसके ऊपर बैठता है और वो परिंदा फैंग को लेकर उड़ जाता है। और दोस्तों, इसी दौरान हमें जानने को मिलता है कि इस दुनिया में स्पिरिचुअल पेट्स होते हैं जो बिल्कुल पोकेमोन की तरह होते हैं। आप उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं और वो पेट्स विकसित होकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। अब फैंग और उसके कुछ डिसाइपल एक बहुत ही खूबसूरत शहर में पहुंचते हैं। दोस्तों, तुम लोग भी इस टाउन की खूबसूरती देख सकते हो। जिसके बाद हमें वो हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग का मुकाबला होने वाला है। दोस्तों, यहाँ कुछ बड़े बड़े ऐसे लोग थे जिन्हें हमारे फैंग का लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो फैंग की काफी इज्जत करते हैं। हमें जानने को मिलता है कि फैंग एक बहुत ही जाने माने परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन इसके बाद एक हादसा हुआ और उस हादसे में सिर्फ वही जिंदा बच पाया। लेकिन फैंग ने कभी हार नहीं मानी। उसने बचपन से ही बहुत मेहनत की और जमीन पर गिर चुके अपने सेक्ट को वो आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर आया। दूसरी ओर फैंग यहाँ अपने सभी डिसाइपल्स के पास आता है और कहता है, डुआनी, तुम्हें वो वादा तो याद है ना जो तुमने इस सेक्ट को ज्वाइन करते वक्त मुझसे किया था? वो कहता है, हाँ मुझे याद है, एक साथ सबसे ज्यादा ताकतवर बनना। फैंग बताता है कि शुरुआत से ही उसका ये सपना रहा है कि वो अपने लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट को पूरी दुनिया में नंबर 1 पर लाए, पर ये सब अकेले कर पाना उसके लिए नामुमकिन था। लेकिन अब जब उसके पास उसके सारे डिसाइपल्स हैं जो उसका इतना साथ दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, इसीलिए फैंग को पूरा यकीन है कि उनका लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट पूरी दुनिया में नंबर 1 पर आएगा। और इसके बाद फैंग हॉल में अपनी एंट्री लेता है और इसके बाद फैंग अपनी कल्टीवेशन आर्ट्स का यूज करते हुए अपने स्पिरिचुअल पेट को यहाँ सम्मन करता है, जो होती है ये जाइंट वेल। फैंग का ओपोनेंट ये बुढ़ा इस जाइंट वेल को देख फैंग की तारीफ करता है, पर इसके बाद वो भी अपनी कल्टीवेशन आर्ट्स का यूज करके एक बहुत ही विशाल एप को सम्मन करता है। और अब यहाँ एक बहुत ही खतरनाक मुकाबला होने वाला है। सबसे पहले फैंग हमले की शुरुआत करता है और उसकी जाइंट वेल के हमला करने से स्टेडियम में तूफान आ जाता है, मगर किसी को भी कुछ नहीं होता क्योंकि इन सभी लोगों के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा हुआ है। तभी ताऊ का जाइंट एप फैंग की वेल में एक मुक्का मारता है, पर इसके बाद वो जाइंट वेल एक खतरनाक हमला करती है और अब यहाँ खतरनाक लड़ाई होने लगती है। हम देखते हैं कि वो जाइंट एप इस वेल को पकड़ के घुमाते हुए फेंक देता है। सो तभी फैंग अपनी वेल पर बैठकर आसमान में उड़ जाता है और इसके बाद वो आसमान से ही एक बहुत ही खतरनाक हमला उस जाइंट एप की ओर रिलीज करता है। वो जाइंट एप उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर जब उसकी ताकत कम पड़ती है तब ये ताऊ अपनी कल्टीवेशन आर्ट से उसकी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इसके बाद ये जाइंट एप फैंग की वेल की ओर एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है, जो देख ग्यूलिंग, हाँ ये लड़की
घबराने लगती है कि कहीं मास्टर हार ना जाएं। सो डुआन ये कहता है कि चिंता मत करो, बस देखती चलो। और अब फैंग भी अपनी सीक्रेट कल्टीवेशन आर्ट्स का यूज करता है और उसके ऐसा करने से उसकी ये जाइंट वेल और भी ज्यादा ताकतवर होकर अपना एक और भी खतरनाक रूप ले लेती है, जिसे इमॉर्टल ब्लैक वेल कहा गया है। जिसके बाद ये वेल उस जाइंट एप के अटैक से भिड़ते हुए उस हमले को ही निगलने लगती है। वो जाइंट एप इस पर जितने भी हमले करता है ये उसे निगल लेती है और फिर उसी की ताकत के साथ उस पर पलटवार करती है, जिससे यहाँ काफी बड़ा धमाका होता है। और फिर आखिर में फैंग और ताऊ अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर आखिरी हमला करते हैं और इस हमले का नतीजा निकलता है कि ताऊ का जाइंट एप यहाँ हार चुका है। ये देख सभी लोग बहुत खुश होते हैं, मगर अगले ही पल में सब कुछ बदल जाता है। फैंग की जाइंट वेल खुद पर से काबू खो बैठती है और तब्दील हो जाती है रोटिंग कॉर्प्स वेल में, और फिर वो सब कुछ तबाह करने लगती है। और जब फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है तब वो फैंग को ही खा जाती है। और अब फैंग को अपनी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी शुरू से आखिर तक चलती हुई दिखाई देती है। वो पैदा हुआ, उसके माता पिता ने उसका बहुत ख्याल रखा और उसे एक सीक्रेट आर्ट सिखाई जो सिर्फ उसके क्लैन वाले ही जानते हैं। जिसके बाद फैंग ने अपना पहला स्पिरिचुअल पेट चुना, अपनी वेल को, और फिर उसने तय किया कि वो अपना खुद का एक सेक्ट बनाएगा। और उसके सेक्ट में सबसे पहले शामिल होने आए ग्यूलियांग और डुआन ई। जिसके बाद उसका सेक्ट बढ़ता गया और उन सभी ने एक साथ वादा किया कि वो अपने सेक्ट को पूरी दुनिया में नंबर 1 बनाएंगे। सब कुछ सही चल रहा था, पर फिर फैंग की वेल बेकाबू हो गई और फैंग की आंखों के सामने ही सब कुछ खत्म हो गया। वो उस वादे को ना निभा सका जो उसने अपने माता पिता से किया था, और इसके अलावा उसका हर एक साथी भी उसे छोड़कर चला गया। और जब फैंग ने उनकी ओर जाने की कोशिश की तब वो अनंत काल की गहराई में गिर गया। लेकिन इसके बाद हमें रीइंकार्नेशन स्क्रोल के बारे में पता चलता है जो किसी शख्स ने फैंग को दिया था, ताकि अगर कभी कोई उसे धोखा देकर मार दे तब वो फिर से रीइंकार्नेट हो सके किसी और शख्स के शरीर में। और इसके बाद जब फैंग की आंखें खुलती हैं वो देखता है कि वो मरा नहीं है, पर उसका स्पिरिचुअल पेट वो जाइंट वेल उसे छोड़कर जा चुका है। और इसके बाद फैंग पानी पीने के लिए एक नदी के पास पहुंचता है, मगर यहाँ वो पानी में अपना चेहरा देख बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता तभी वहाँ उसे पकड़ने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं और वो फैंग को वहाँ बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने फैंग को एक जगह पर कैद कर दिया है। और यहाँ फैंग को भी ये बात समझ आ चुकी है कि वो मरने के बाद रीइंकार्नेट हुआ है और उसे मरे हुए 1 साल गुजर चुका है। पर उसे एक बात समझ नहीं आती कि आखिर उसकी जाइंट वेल बेकाबू क्यों हो गई, आखिर किसने उसे मारने की साजिश रची, और आखिर इस शरीर का असली मालिक कौन है। इसके बाद वो इस शरीर के असली मालिक के पेट्स को सम्मन करता है, जो कि कुछ नहीं, एक छोटा सा कुत्ता और एक कैक्टस होता है। और भाई अब जो है जैसा भी है, पर यही फैंग के स्पिरिचुअल पेट्स हैं। और तभी ये कुत्ता तो यहाँ सूसू करने लगता है और यही देख फैंग का एक्सप्रेशन कुछ ये होता है। तभी ये कैक्टस अपने हाथों को बड़ा करके इस डॉगी को उठा लेता है, पर तभी हम देखते हैं कि इनकी ओर एक गार्ड आ रहा था। सो फैंग तुरंत अपने नए स्पिरिचुअल पेट्स को वापस बुला लेता है। और जैसे ही वो गार्ड अंदर आता है वो देखता है कि फैंग ने चारों ओर सूसू फैला दी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी फैंग को अपने साथ ले जाने लगता है मिस बाई के पास। फैंग यहाँ पूछता है क्या ये मिस बाई मुझे टॉर्चर करने वाली हैं? पर वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। जिसके बाद वो आदमी फैंग को एक कमरे के पास लाता है और वो उसे वहीं छोड़ देता है। फैंग इस कमरे के अंदर आता है और उसे अपने सामने एक मोहतरमा बैठी हुई दिखती हैं। ये यहाँ कहती हैं, क्या तुम जानते हो मैंने अब तक तुम्हें जिंदा क्यों रखा है? फैंग कहता है वो क्या है कि आप इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि आप मेरी गलतियों को सुधारने के लिए मुझे एक और मौका देना चाहती हैं, है ना? पर वो मोहतरमा कहती हैं तुमने मुझे नहाते हुए देखने की गुस्ताखी की है। फैंग कहता है अरे वो तो एक गलत फहमी थी। पर मिस बाई फैंग के पास आकर कहती हैं तुमने जो किया है अगर मैं उसके लिए तुम्हें मार तक दूं तब भी इससे मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने पास अपना गुलाम बनाकर रखूं? फैंग मोहतरमा से दूर होते हुए कहता है वो क्या है कि मुझे सेवा विवा करना नहीं आता, मैं आपका गुलाम नहीं बन पाऊंगा। और यही कहकर वो यहाँ से जाने भी लगता है। पर तभी मिस बाई कहती हैं क्या मैंने तुम्हें यहाँ से
जाने की इजाजत दी और अगले ही पल में वो अपने स्पिरिचुअल पेट के साथ फैंग पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है। दोस्तों, मिस बाई का स्पिरिचुअल पेट होता है ये जायंट स्नेक। अब मिस बाई को लगता है कि यहाँ फैंग मर चुका है, मगर तभी धुएं के बीच से फैंग के दोनों स्पिरिचुअल पेट्स निकलते हैं, वो भी कतई बैडास अंदाज में। लेकिन जो हकीकत थी उसे देख मोहतरमा और उनका सांप हंसने लगते हैं और इसके बाद वो फैंग की ओर हमला करते हुए कहती हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम इनसे मुझे हरा पाओगे? तभी फैंग अपने डॉगी को उस सांप पर हमला करने के लिए भेजता है और जैसे ही वो सांप इस डॉगी को खाने वाला था, वो डॉगी तेजी से दूसरी ओर मुड़ जाता है और बहुत तेज रफ्तार में उस सांप का ध्यान इधर उधर करने लगता है। और इतनी ही देर में ये कैक्टस महाशय अपना पूरा जोर लगाकर बिल्कुल किसी गुलेल की भांति मोहतरमा के सांप से टकराते हैं और इसके बाद उस सांप को अपनी जटाओं में भरने की कोशिश करने लगते हैं, पर इससे मोहतरमा को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद उनका सांप तेजी से घूमकर कैक्टस महाशय को निकल जाता है। मगर तभी फैंग अपनी चाल चलता है, वो कैक्टस महाशय का यूज करके इस तरह से इस सांप को पूरी तरह से जकड़ लेता है और इसके बाद फैंग अपना अल्टीमेट अटैक करता है। उसका डॉगी हवा में उछलते हुए इस सांप के ऊपर सूसू कर देता है, जिसके छींटे मोहतरमा तक भी आ जाते हैं। यहाँ पर फैंग तो काफी खुश होता है, मगर मोहतरमा अत्यधिक नाराज हो चुकी थी और अब वो यहाँ अपनी अल्टीमेट स्किल का यूज करती हैं, जिससे मोहतरमा का सांप आग में जलने लगता है और ये है सांप की फ्लेम स्किल। और दोस्तों, इसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि यहाँ पर तूफानी हवाएं चलने लगी थी और इस आग में जलकर कैक्टस महाशय भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और फिर इस डॉगी में भी वो सांप अपनी पूंछ मारकर इन्हें भी धराशाही कर देता है, जो देख फैंग उन दोनों को वापस अपने पास बुला लेता है। मगर अगले ही पल में वो सांप फैंग पर हमला कर देता है, जिस वजह से फैंग वहीं पर बने एक छोटे से तालाब में जाकर गिरता है और जैसे ही उसे लगता है कि वो यहाँ पर फिर से मरने वाला है, उसे अपने सामने कुछ दिखाई देता है और फिर अगले ही पल में फैंग पानी में से बाहर निकलता है। फैंग को जिंदा देख मोहतरमा चौंक जाती हैं, पर यहाँ हम देखते हैं कि फैंग ने इस तालाब में मौजूद इस छोटी सी कैटफिश को अपना स्पिरिचुअल पेट बना लिया है और यही देख मोहतरमा हंसते हुए कहती हैं कि तुम तो बहुत ही बड़े वाले बेवकूफ निकले। मैं मानती हूँ कि कैटफिशेस को इन जायंट व्हेल्स में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन 1 साल पहले हुए उस कंपटीशन के दौरान उस व्हेल ने अपने ही मास्टर को खा लिया था और इसीलिए जो मेन लीग थी उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि सभी कैटफिशेस को खत्म कर दिया जाए और इसके बाद ऐसा ही किया गया। और ये जो कैटफिश है वो शायद इस पूरी दुनिया में मौजूद आखिरी कैटफिश है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लिंगशियाओ पेवेलियन के मास्टर के अलावा किसी को भी एक कैटफिश को विकसित करने की सीक्रेट आर्ट्स नहीं आती, यानी कि तुम कभी भी इस कैटफिश को विकसित नहीं कर पाओगे। मगर फैंग यहाँ कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। इस बात से मोहतरमा फिर से नाराज हो जाती हैं और फैंग के ऊपर हमला कर देती हैं, मगर इस बार फैंग भागता नहीं बल्कि वो इस सांप के जबड़ों को ही पकड़ लेता है और इसके बाद जो फैंग की कैटफिश थी वो इस सांप की पूंछ के पास जाकर उसे निगलना शुरू कर देती है। और दोस्तों, ये सीन काफी धांसू था कि किस तरह एक छोटी सी मछली मोहतरमा के इतने बड़े सांप को आसानी से निकल जाती है, जिसके बाद फैंग अपनी कैटफिश के साथ यहाँ से चला जाता है और मोहतरमा बस ये देखती रह जाती हैं। लेकिन फिर अगले सीन में हम फैंग को भागते हुए देखते हैं, क्योंकि मोहतरमा के गार्ड्स कुछ भेड़ियों के साथ उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन फैंग हार नहीं मानता और भागना जारी रखता है और इसके बाद वो इस पहाड़ी की चोटी से छलांग लगा देता है। तुम देख ही सकते हो कि वो दूसरी पहाड़ी फैंग से कितना ज्यादा दूर है। तो जब फैंग गिरने लगता है तब वो कैक्टस महाशय का इस्तेमाल करता है। कैक्टस महाशय अपने हाथों से एक चट्टान को पकड़ के आखिर में फैंग को इस दूसरी चट्टान तक पहुंचा देते हैं, जिसके बाद अगले दिन ये सभी गार्ड्स मोहतरमा से माफी मांगते हैं क्योंकि वो फैंग को पकड़ नहीं सके। मगर इन्हें लगता है कि फैंग पहाड़ी से गिरकर मर चुका होगा। लेकिन मोहतरमा गुस्सा करने लगती हैं क्योंकि उनके ये सैनिक किसी काम के नहीं हैं। वो मिलकर भी एक आदमी को नहीं पकड़ सके। मगर अगले ही पल में यहाँ तूफानी हवाएं चलने लगती हैं क्योंकि यहाँ आ चुके हैं मोहतरमा के बड़े भाई मिस्टर तांशु। दूसरी ओर हम फैंग को देखते हैं जिसे होश आ चुका था, जहाँ वो खुद को एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर पाता है। दूसरी ओर मोहतरमा अपने भाई को सारी बातें बता देती हैं और कहती हैं, प्लीज भैया आप मेरा बदला लीजिए उससे। मगर मिस्टर तांशु को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि फैंग उनकी कैटफिश ले गया। मोहतरमा पूछती हैं
वो कैटफिश कितनी ज्यादा ताकतवर थी, वो आपने मुझे क्यों नहीं दी? मिस्टर चांशू कहते हैं, ताकतवर? मगर दूसरी ओर फैंग हमें बताता है कि एक कैटफिश में कुछ भी खास नहीं होता, उसमें बस एक स्किल होती है कि वो बाकी सब कुछ निगल सकती है। और यहाँ मिस्टर चांशू कहते हैं कि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि एक कैटफिश बिल्कुल यूजलेस होती है और उसे विकसित करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है जो इस पूरी दुनिया में लिंग शियाओ पेवेलियन सेक्ट के मास्टर के अलावा कोई नहीं जानता। मगर वो आदमी भी मर चुका है, यानी कि उसका सीक्रेट उसके साथ ही चला गया, यानी कि मेरी कैटफिश ले जाने के बाद भी वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। मगर दूसरी ओर फैंग ने अपनी कैटफिश का कल्टीवेशन शुरू कर दिया था ताकि वो अपनी कैटफिश को सबसे ज्यादा ताकतवर बना सके। और यहाँ उसने इस कैटफिश का नाम भी रख लिया है, नियान। और अब फैंग अपने नए स्पिरिचुअल पेट के साथ एक नए सफर पर निकलने के लिए तैयार है। अगले सीन में हमें एक इन देखने को मिलती है और यहाँ पर लोग किराए पर पेट लेने आते हैं जिनके जरिए ये लंबी दूरियां तय कर पाएं। और फैंग भी यहीं आता है एक पेट को किराए पर लेने के लिए ताकि वो जल्द से जल्द अपने लिंग शियाओ पेवेलियन सेक्ट तक पहुंच सके। और दोस्तों, लिंग शियाओ पेवेलियन सेक्ट का इस इनके साथ एक मेंबरशिप कॉन्ट्रैक्ट है। जो बात सुन ये आदमी कहता है, क्या आप मुझे अपना सेक्ट कोड दिखा सकते हैं? सो अब यहाँ पर फैंग एक अजीब सा डांस करके दिखाता है जो कि काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग था। ये आदमी अपनी मेंबरशिप बुक में इस सेक्ट कोड को ढूंढने की कोशिश करता है और थोड़ी देर में उसे वो मिल जाता है। फैंग कहता है, तो जल्दी से मुझे एक उड़ने वाला पेट दो। लेकिन तभी वो आदमी फैंग को बताता है कि उसके सेक्ट को इनकी लिस्ट में से हटा दिया गया है। ये बात सुन फैंग को एक झटका लगता है। फिर अगले सीन में हम फैंग को एक सुअर की सवारी करते हुए देखते हैं। जिस तरह से ये सुअर फैंग को ले जा रहा था, पता नहीं वो सेक्ट पहुंचेगा या फिर ऊपर। जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि फैंग की मौत के बाद उसके लिंग शियाओ पेवेलियन सेक्ट की इज्जत कम हो गई थी और इसीलिए उन्हें बी क्लास से सी क्लास पर डिग्रेड कर दिया गया। लेकिन इसके बाद इन्हें इसी तरह से डिग्रेड किया जाता रहा और आखिर में उन्हें लीग लिस्ट से ही बाहर निकाल दिया गया। और अब लिंग शियाओ पेवेलियन एक टुच्चा सा सेक्ट बनकर रह गया है। वैसे देखते हैं कि ये सुअर कब तक फैंग को उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। दूसरी ओर हमें लिंग शियाओ पेवेलियन सेक्ट दिखाया जाता है और यहाँ हम शेफ यूई को देखते हैं जिन्होंने आज बहुत अच्छी डिशेस बनाई थी। डुआनी पूछता है, तुम जानती हो ना कि हमारे हालात कितने खराब चल रहे हैं, फिर भी तुमने इतनी अच्छी डिशेस क्यों बनाई? यूई कहती है कि उसका दिल कह रहा है कि आज कोई खास मेहमान आने वाला है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि फैंग एक दुकान पर आया है और यहाँ पर जो स्पिरिचुअल पेट्स होते हैं उनका इलाज होता है। और यहाँ पर फैंग अपने इन दोनों पेट्स का इलाज करवाने आया है। जिसके बाद जो नर्स होती है वो उन दोनों को यहाँ से ले जाती है। जिसके बाद फैंग एक रिसेप्शनिस्ट के पास आकर पूछता है कि क्या उनके पास डिफेंस बबल्स हैं। वो आदमी कहता है कि उनके पास ये आखिरी बचा है। अब फैंग उसे लेने ही वाला था कि तभी वहाँ एक बंदा आकर कहता है कि वो बबल मेरा है क्योंकि मैं इसके 3 गुना पैसे देने को तैयार हूँ। जिस पर रिसेप्शनिस्ट कहता है कि माफ कीजिएगा पर इन्होंने ये पहले खरीदा है। लेकिन ये बात सुन ये आदमी कहता है, मेरा नाम शू दाशुआई है और जो चीज मुझे चाहिए होती है मैं उसे पाकर रहता हूँ। और यही कहकर वो अपने स्पिरिचुअल पेट को समन कर लेता है। मगर ये शू अगले ही पल में बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आप तो मिस्टर फैंग है ना। जिसके बाद शू फैंग को खाना खिलाता है। शू यहाँ पूछता है कि आखिर आप इतने वक्त से थे कहाँ? फैंग कहता है, मैं बस पहाड़ों पर फूल उगा रहा था और कुत्तों को पाल रहा था। वैसे मिस्टर शू मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मगर शू कहता है, आप बड़े बदले बदले नजर आ रहे हैं, आपने शराब भी नहीं पी। फैंग कहता है, अरे वो कल रात मैंने एक लड़की के साथ बहुत शराब पी ली। मगर शू कहता है, नहीं आपको आज भी शराब पीनी पड़ेगी तभी मैं आपकी मदद करूंगा। बेचारा फैंग, अब उसे शराब पीनी ही पड़ेगी। दोस्तों बात यह है कि जब भी फैंग शराब पी लेता है तब उसे शराब बहुत ज्यादा चढ़ जाती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि फैंग कई सारे मटके भर के शराब पी चुका है और वो ये देखकर हैरान है कि उसे बिल्कुल भी शराब नहीं चढ़ रही। शायद से इस बॉडी का जो असली ओनर था उसे बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत थी। अब इसके बाद फैंग अपना बबल लेकर यहाँ से जाने लगता है पर यहाँ फैंग की नजर उस शख्स पर जाती है जो शू के बगल में बैठा था जिसे शू ने अपना गुलाम बनाया हुआ है। सो फैंग उसके पास जाकर उसकी रस्सियां खोलता है और कहता है कि अब तुम आजाद हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग आगे बढ़ते हुए अपने स्पिरिचुअल पेट नियान के साथ काफी अच्छा वक्त गुजार रहा था। लेकिन जिस शख्स की फैंग ने शू से जान बचाई थी वो भी छुपके से फैंग को जाते हुए देख रही थी और ये एक डेमी ह्यूमन गर्ल है
जिसके बाद हमें लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां यहाँ एक गुंडों की गैंग आ गई थी और इन्होंने सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स को जख्मी भी कर दिया है। और इस गैंग के लीडर का कहना है, अब से ये जगह हमारी हुई, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो इस जगह को छोड़कर चले जाओ। लेकिन तभी यहाँ डुआन ई आकर अपने स्पिरिचुअल पेट को सम्मन करता है, जो देख ये गुंडी लोग भी अपने पेट्स को डुआनी के पेट पर हमला करने को कहते हैं। पर डुआनी के पेट की स्पीड बहुत ज्यादा थी, वो इन दोनों के स्पिरिचुअल पेट्स को बहुत आसानी से हरा देता है। वैसे गैंग का तीसरा मेंबर रह गया था तो उसके पेट को भी ये आसानी से हरा देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि डुआनी का पेट शेड फेलाइन सोल बिल्डिंग स्टेज के 3rd फेज पर है। डुआनी कहता है, चलो अब निकलो यहाँ से, बड़े आए थे हमारे सेक्ट पर कब्जा करने। लेकिन तभी ये लीडर कुछ इशारा करता है, जिसके बाद इसका एक आदमी कुछ करता है और इस बीटल का जो सींग वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल किसी बुलेट की तरह डिसाइपल्स की ओर शूट करता है और ये हमला ग्यूलियांग में लगने ही वाला था कि तभी डुआनी का पेट बहुत तेजी से आकर उसे बचा लेता है। लेकिन तभी उन गुंडी गैंग में से एक आदमी का पेट इसी मौके का फायदा उठाकर डुआनी के पेट को खा जाता है। जिसके बाद हम फैंग को देखते हैं, जो आखिरकार अपनी मंजिल लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट तक पहुंच चुका है। वो ये सोचते हुए आगे बढ़ता है कि उसके साथी इस वक्त क्या कर रहे होंगे, मगर यहाँ वो ये भी नोटिस करता है कि एक ही साल में उसके सेक्ट की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वो देखता है कि सामने का दरवाजा भी खुला हुआ है, लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वो देखता है कि डुआनी के पेट को ये दूसरा पेट बहुत ज्यादा जख्मी करके फेंक देता है। डुआनी उसे दौड़कर पकड़ लेता है, लेकिन इस वजह से वो एक मटके से टकरा जाता है। मगर इसके बावजूद भी उसे सिर्फ अपने पेट की चिंता हो रही थी। उसका पेट यहाँ दम तोड़ देता है और यही देख डुआन बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रोने लगता है। तभी ये गुंडी लोग कहते हैं, देखा हम क्या कर सकते हैं, अब चलो जल्दी निकलो यहाँ से, क्योंकि अब ये जगह हमारी हुई। मगर अगले ही पल में इस लीडर के पेट पर एक हमला होता है, जो किया था इन डॉगी महाशय ने। और कौन सा हमला किया था वो तुम जानते हो के। मगर तभी यहाँ फैंग कहता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट में आकर ऐसी बदसलूकी करने की। और इस दौरान ग्यूलियांग को फैंग के अंदर अपना मास्टर नजर आता है। दोस्तों, रीइंकार्नेट होने के बाद हमारे हीरो का नाम है फैंग और पहले उसका नाम था फैन। मुझे भी अभी पता चला, सॉरी। तभी फैंग कहता है, अब मैं तुम सबको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद फैंग अपने डॉगी से इनकी ओर हमला करवाता है, पर ये लीडर भी अपनी लिजार्ड से उस डॉगी को खत्म करने को कहता है। मगर वो डॉगी उस लिजार्ड के हमले को रोक लेता है, जो देख लीडर के होश उड़ जाते हैं। एक मामूली से पिल्ले ने मेरे लिजार्ड के हमले को रोक लिया। जिसके बाद डॉगी महाशय लिजार्ड पर अपना हमला करके उसे दूर फेंक देते हैं, जिससे ये लिजार्ड हार जाती है। लीडर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि एक टुच्चे से पिल्ले ने उसकी लिजार्ड को हरा दिया। मगर दोस्तों, हमें जानने को मिलता है कि ये छोटा सा पिल्ला उस लिजार्ड को इसीलिए हरा पाया क्योंकि इसने पहले उस पर अपनी सूसू से अटैक किया था। लेकिन इसके बाद ये लीडर अपने साथियों से कहता है कि जितने भी पेट्स हैं हमारे पास उन सबको सम्मन करो। जिसके बाद वो ऐसा ही करते हैं। जो देख फैंग कहता है, अरे एक के खिलाफ इतने सारे, ये तो कतई नाइंसाफी है, इसीलिए अब मैं भाग रहा हूँ। इन गुंडी लोगों को लगता है कि इन्होंने उस आदमी को हरा दिया, लेकिन जब ये लोग बाहर आकर देखते हैं तब इन्हें फैंग दिखाई नहीं देता। मगर दोस्तों, फैंग इनके ऊपर था, उसके साथ था उसका नियान, और ये छोटी सी मछली इन गुंडी लोगों के सभी पेट्स को खा चुकी है। मगर ये गुंडी लोग कहते हैं, तुम्हारे पास एक कैटफिश है? मगर कैसे? सभी कैटफिशेस को तो खत्म कर दिया गया था। सो फैंग कहता है, अरे तुम लोगों को तो इस बारे में पता चल गया, लगता है अब मुझे तुम सबको खत्म करना पड़ेगा। ये बात सुन वो गुंडी लोग यहाँ से डरकर भाग जाती हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्यूलियांग फैंग के पास आती है उसे शुक्रिया कहने के लिए, क्योंकि फैंग ने इन सब की जान बचाई है। मगर अगले ही पल में फैंग उसे अपने सीने से लगा लेता है, ये कहते हुए कि तुम्हें फिर से देखकर मैं बहुत खुश हूँ। पर ग्यूलियांग बहुत एम्बैरस होकर कहती है कि आप हैं कौन? और फैंग उसे अपनी सच्चाई बताने ही वाला था कि तभी उसे याद आता है कि उसकी वेल एक कॉर्प्स बेल में इसीलिए तब्दील हो गई क्योंकि किसी ने ये साजिश रची थी और ना जाने वो कौन था। सो अब फैंग ग्यूलियांग को कुछ नहीं बताता और बस इतना कहता है कि तुम मुझे अपना एक दोस्त समझ सकती हो। लेकिन फिर अंदर जाते हुए फैंग कहता है, मेरे साथ आओ, हमें देखना है कि बाकी सब ठीक तो है ना। और ग्यूलियांग को यहाँ पर फिर से फैंग के अंदर अपना मास्टर नजर आता है। फैंग अंदर आकर देखता है
कि उसके काफी सारे डिसाइपल्स काफी जख्मी हो चुके हैं। ग्यूलियांग यहाँ पर सभी को मिस्टर फैंग के बारे में बताती है, मगर कोई भी डिसाइपल कोई खास रिएक्शन नहीं देता। तभी ग्यूलियांग डुआन ई के पास आती है उससे पूछने कि वो ठीक तो है ना, मगर ये जानते ही कि डुआन ई का पेट मर चुका है वो भी रोने लगती है। और यहाँ फैंग को वो दिन याद आता है जब डुआन इस शीट फेलाइन को पकड़ के लाया था और इस बिल्ली को डुआन के साथ देख फैंग कहता है ये तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें इसे अपना पेट बना लेना चाहिए। डुआन कहता है शुक्रिया मास्टर, मैं कल्टीवेशन के साथ इसे बहुत ताकतवर बनाऊंगा। डुआन उस वक्त बहुत खुश था, मगर आज उसकी आंखें तक बिल्कुल बेजान हो चुकी हैं और अब वो इस सेक्ट को छोड़कर जा रहा है क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। फैंग की आंखों के सामने से उसका वो डिसाइपल जा रहा है जो इस सेक्ट को ढूंढते हुए बड़ी दूर से आया था और उस दौरान सेक्ट में फैंग के अलावा कोई और नहीं था, यानी कि डुआन ही फैंग का पहला डिसाइपल था। इसीलिए यहाँ फैंग डुआन के पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि मैं इस सेक्ट को फिर से बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मगर डुआन ही यहाँ हंसता है और फिर चिल्लाकर कहता है हमारे सेक्ट को तुम जैसे एक अजनबी की जरूरत नहीं है, हमारा सेक्ट नंबर 1 है। फैंग को याद आता है कि उसी ने डुआन से ये वादा किया था कि वो इस सेक्ट को नंबर 1 बनाएगा और उसकी बात पर यकीन कर डुआन ने उसके साथ हाथ भी मिलाया, जिसके बाद डुआन फिर से आगे बढ़ने लगता है। ग्यूलियांग भी उसे रोकने की कोशिश करती है, तुम इस तरह हमें छोड़कर नहीं जा सकते, हमें मास्टर की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना होगा। मगर डुआन कहता है कि मास्टर मर चुके हैं और उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ग्यूलियांग रोते हुए कहती है ऐसा मत कहो डुआन, पर वो कहता है कि क्यों ना कहूँ, आखिर यही हकीकत है। मास्टर के चाहते ही ये सेक्ट भी उसी वक्त खत्म हो चुका था और इसके बाद डुआन ई के साथ साथ बाकी के सभी डिसाइपल्स भी ये सेक्ट छोड़कर जाने लगते हैं। ग्यूलियांग सभी को समझाने की कोशिश करती है मगर कोई उसकी नहीं सुनता क्योंकि सभी लोगों को यही लगता कि मास्टर के जाने के बाद वो कुछ नहीं कर पाए और उनमें इतनी ताकत नहीं कि वो इस सेक्ट को बचाए रख पाए। जब सब जा रहे थे तब फैंग भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगती है और इसी बारिश में सेक्ट के सभी डिसाइपल्स अपने जान से प्यारे सेक्ट की ओर आखिरी मर्तबा देखते हैं और झुककर कहते हैं अब हम सभी जा रहे हैं। यही देख ग्यूलियांग बहुत रोती है और इसी दौरान फैंग की हिम्मत भी टूट जाती है। उसका दिल उन्हें रोकने के लिए आवाज लगाता है कि तुम सभी रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, मैं अपनी जी जान लगाकर फिर से इस सेक्ट को टॉप पर लाऊंगा, मगर प्लीज तुम सभी रुक जाओ। पर कोई नहीं रुकता और फिर आखिर में फैंग मिस ग्यू के सामने आकर कहता है मैं आपके सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं कि अब सेक्ट में बस 4-5 डिसाइपल्स ही बचे रह गए हैं। डुआन ई जो कि इनके सेक्ट में इनके मास्टर के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर था, वो भी सेक्ट छोड़कर जा चुका है, वरना उसे ही अगला मास्टर चुना जाता। तभी चेंग शी नाम का ये लड़का खड़ा होकर कहता है कि अब बस यहाँ एक ही शख्स है जो मास्टर बनने के लायक है। फैंग को लगता है कि चेंग उसकी बात कर रहा है, मगर दोस्तों चेंग तो बात कर रहा था ग्यूलियांग की। और इसके बाद ये तीनों ही मिस ग्यू को मास्टर कहकर पुकारने लगते हैं और क्योंकि इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था इसीलिए मिस ग्यू कुछ वक्त के लिए सेक्ट की मास्टर बनने को राजी हो जाती हैं। अब आगे बात आती है कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। तो फैंग कहता है कि हमें स्पिरिचुअल पेट्स पकड़ने पर ध्यान देना चाहिए और इस दौरान फिर से मिस ग्यू को फैंग के अंदर मास्टर फैंग दिखाई देते हैं, जिसके बाद हमें जानने को मिलता है कि लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट के सारे स्पिरिचुअल पेट्स मारे जा चुके हैं और फैंग को छोड़कर इस वक्त सेक्ट में किसी के भी पास कोई भी पेट नहीं है, इसीलिए इन्हें सबसे पहले पेट्स पकड़ने पर ध्यान देना होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि पेट्स पकड़े कहां से जाएं? सो फैंग कहता है कि उसे एक जगह पता है, लेकिन जब ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तब वहां पर तो पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी, इसीलिए फैंग इन सबको अब दूसरी जगह लेकर आता है जहाँ कोई नहीं था और इसके बाद वो पहाड़ी से नीचे कूद जाता है। चैंग को लगता है कि फैंग तो गया, लेकिन फैंग नीचे सही सलामत था और इसके बाद वो इन तीनों को भी अपने कैक्टस महाशय के जरिए यहाँ घाटी में नीचे उतार लेता है। और दोस्तों यही है वो सीक्रेट जगह जहाँ इन्हें पेट्स मिलेंगे। जिसके बाद फैंग उन सबको घाटी के अंदर लेकर आने लगता है, जिसके बाद हमें इन पेट्स के
कुछ स्टेजेस के बारे में बताया जाता है जो बात मुझे समझ नहीं आती। यहाँ फैंग बताता है कि जो ये फ्लावर टाइप रॉक्स हैं ये इस वक्त सीडिंग स्टेज के 5th या 6th फेज पर हैं और इसके साथ ही यहाँ मौजूद थे केव मंकीज और ये फ्लावर रॉक्स से थोड़े हाई स्टेज पर होते हैं। लेकिन तभी मिस यूई पूछती हैं कि वो पेट किस ग्रेड का है। दोस्तों ये एक फायर टेल फॉक्स है। फैंग मन में कहता है कि एक सोल बिल्डिंग स्टेज का पेट, वो भी इस घाटी में, ये तो नामुमकिन है। शायद से ये किसी का पेट है। और उसके इस बात को नोटिस करते ही एक शख्स उस पर पीछे से हमला कर देता है, पर फैंग वक्त रहते बच जाता है। और इसके बाद वो शख्स कहता है कि इस घाटी पर सिर्फ मेरा हक है, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन अगले ही पल में ये सब कहने लगते हैं हम यहाँ से भाग जाएं। अरे हम तो सोच रहे हैं कि अपने किस पेट का इस्तेमाल करें तुम्हारी इस टुच्ची सी लोमड़ी को हराने के लिए। लेकिन असल में तो ये सब नाटक कर रहे थे। फैंग के अलावा बाकी किसी के भी पास कोई पेट नहीं है। लेकिन इनका नाटक देख वो लड़का घबराने लगता है। इनका नाटक कतई खौफनाक था और इसीलिए वो लड़का यहाँ से डर कर चला जाता है। ये तीनों तो काफी खुश होते हैं, मगर अचानक ही यहाँ एक अजीब सी आवाज आती है और वो थी इस घाटी के लॉर्ड की आवाज। ये सभी दौड़कर उस ओर जाने लगते हैं। इनके साथ वो लड़का भी था अपनी लोमड़ी के साथ। जिसके बाद ये सब देखते हैं कि इनके सामने होता है इस घाटी का लॉर्ड राइनो हॉर्न पांडा। ये लड़का उस पांडा पर अपनी फायर फॉक्स के साथ पहले हमला कर देता है, मगर वो पांडा अपनी यूनिक स्किल का यूज करता है जिससे ये लोमड़ी हमला नहीं कर पाती। और इसके बाद पांडा अपने हॉर्न से हमला करके इस लड़के को घायल कर देता है और उस हमले से ये लड़का रंगहीन हो जाता है। तभी ये पांडा अपने सींग से फैंग की ओर हमला करता है, पर फैंग उसके हमले से बच जाता है और इसके बाद वो बाकी सबसे छिप जाने को कहता है। मगर दोस्तों पांडा के हमले का असर अब फैंग पर दिखने लगा है। वो तुरंत अपने डॉगी को सम्मन करता है ताकि वो डॉगी फैंग के ऊपर अपनी डिटॉक्सिफाइंग सूसू का छिड़काव कर सके। डॉगी को ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, पर सूसू करना उसकी आदत है। लेकिन सूसू का फैंग पर कोई असर नहीं होता। लेकिन तभी वो पांडा इस फायर फॉक्स पर हमला करके इसे जख्मी कर देता है। मगर जब ये लड़का गौर से देखता है तब इस लोमड़ी का खून बिल्कुल रंग की तरह लग रहा था और अगले ही पल में वो जख्म ठीक हो जाता है। और इससे फैंग को एक बात समझ आती है कि ये पांडा हमला करके रंगों को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उन रंगों का इस्तेमाल इल्यूजन बनाने में करता है। लेकिन तभी वो पांडा अपना रूप बदलकर इन पर पीछे से हमला कर देता है और इसके बाद नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन हमारे फैंग को क्या हो गया, ये कैसा लग रहा है? जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पांडा फायर फॉक्स के साथ लड़ने लगता है और ये उस फॉक्स पर भारी भी पड़ रहा था। और क्योंकि अब ये लोमड़ी सच में थोड़ी जख्मी हो चुकी है, इसीलिए वो लड़का कहता है हमें साथ मिलकर इससे लड़ना होगा, क्या बोलते हो? फैंग मान जाता है। जिसके बाद फैंग इस पांडा के ऊपर अपने कैक्टस महाशय द्वारा हमला करता है, पर उसे कुछ नहीं होता, बल्कि वो कैक्टस महाशय को ही धोबी पछाड़ दे मारता है और इसके बाद अपने सींग से इनके सामने रोशनी करके इनके सामने से गायब हो जाता है। सो ये फायर फॉक्स अपनी आंख को बढ़ाकर उस पांडा का साया ढूंढकर उस पर हमला कर देती है। मगर ये पांडा की चाल थी। पांडा फायर फॉक्स पर ऊपर से हमला करता है जिससे वो हार जाती है और इसके बाद पांडा इनके ऊपर स्पिरिचुअल पॉल्यूशन नाम की स्किल यूज करता है जिससे इनके सोचने की क्षमता पर असर पड़ता है और इसी का फायदा उठाकर पांडा इन दोनों को धोने लगता है। और सच कहूँ दोस्तों, इस वक्त डॉगी महाशय को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इस दुनिया में डॉगीज कलर ब्लाइंड होते हैं। लेकिन अपने मास्टर को कुटता हुआ देख डॉगी पांडा पर पीछे से हमला करके उसे गिराकर उस पर सूसू कर देता है जिससे पांडा हार जाता है। लेकिन तभी ये लड़का गद्दारी करता है। वो पांडा को पकड़कर उसे लेकर भागने लगता है और फिर अपने एक पेट का इस्तेमाल करके वो पांडा को लेकर यहाँ से उड़ जाता है। फैंग कहता है आज हमारी किस्मत ही खराब है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का उस पांडा को लेकर ईसिस सेक्ट में आता है और कहता है मैं यहाँ मिस्टर यू से मिलने आया हूँ। जिसके बाद हमें इस जगह पर काफी सारे पेट्स कैद दिखाई देते हैं। जिसके बाद हम उस मिस्टर यू यांग को देखते हैं जो कि ईसिस सेक्ट की एक ब्रांच लीशर सिक्योरिटी का हेड है। ये यहाँ कहता है ओह सुमुशान, तो तुम यहाँ पर एक लॉर्ड को पकड़कर आ ही गए। सच में तुम में काबिलियत है, तुम हमारे सेक्ट को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? मगर सुमुचान कहता है हमारी एक डील हुई थी, मुझे अपना आइस टेल वापस चाहिए। जिसके बाद उसके आइस टेल को यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसे निकालने की कोशिश करता है उसकी फायर फॉक्स को ही पकड़ लिया जाता है। योयांग के लोग सुमुचान को चारों ओर से घेर लेते हैं। ये पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? यांग कहता है कुछ नहीं, बस तुम्हारे पेट्स ले रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुमुचान
यांग के आदमियों के साथ लड़ने लगता है। लेकिन तभी दो गार्ड्स इस तरह से सुमुचान को पकड़ लेते हैं, पर तभी उसकी फायरफॉक्स उसकी मदद करती है, जिससे सुमुचान इन दो गार्ड्स को हरा देता है। पर तभी यांग चुटकी बजाता है और सुमुचान के पीछे से एक खतरनाक पैट निकलता है और वो उसे जमीन में दे मारता है। अब सुमुचान खुद को हिला तक नहीं पाता और यांग यहाँ कहता है, तुम तो मेरे किसी काम के नहीं, पर तुम्हारी ये दोनों लोमड़ियां, इन्हें मैं बेच सकता हूँ। अब अगले दिन हम इन तीनों को देखते हैं, जो कि शायद थोड़े परेशान थे, क्योंकि इनके सामने मौजूद पोस्टर पर साफ लिखा था कि फैंग एक कमीना आदमी है। मिस ग्यू कहती हैं, अभी हमें इस चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और तभी वहाँ फैंग आ जाता है। लेकिन इनकी ऐसी अजीब हरकतें देख उसे भी समझ नहीं आता कि ये कर क्या रहे हैं। जिसके बाद मिस ग्यू बैंक में से अपने सेक्ट के बचे हुए पैसे निकालने आती हैं, पर इनके बैंक अकाउंट में तो 1 रुपया तक नहीं होता। मिस ग्यू यहाँ रोने लगती हैं कि इनके सारे पैसे कौन ले गया। ये काम किसी और का नहीं, फैंग का ही है। वो उनसे कहता है, मेरे पास थोड़े पैसे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब एक पेट खरीदने के लिए आते हैं। ये काफी क्यूट है, साथ ही थोड़ा महंगा भी। इसीलिए मिस यू शॉपकीपर से कहती हैं, थोड़े पैसे कम कीजिए, वो क्या है कि हम थोड़े करीब हैं। और इसके बाद मिस यू जिन तीखी नजरों से शॉपकीपर को देखती हैं, ना चाहते हुए भी उसे पैसे कम करने पड़ते हैं। जिसके बाद ये सैंड स्किपर मिस ग्यू का हो जाता है। दूसरी ओर चैंग को पसंद आया है ये रेड थॉर्न पोनी, और यहाँ चैंग मिस यू से इसके लिए भी भावतोल करने को कहता है। जिसके बाद ये दोनों ही शॉपकीपर की ओर देखते हैं और आखिर में ये रेड थॉर्न पोनी चैंग का हो जाता है। दोस्तों यहाँ मिस ग्यू और चैंग बहुत खुश थे, जो देख ये दोनों भी खुश होते हैं। पर दोस्तों अब सिर्फ मिस यू के पास ही पेट नहीं है। अब वो सोच ही रही थी कि उन्हें क्या लेना चाहिए कि तभी एक आदमी उन्हें बुलाता है, जिसके पास एक लॉट था, और ये और कोई नहीं बल्कि वो पांडा ही होता है। और ये देख मिस ग्यू कहती हैं कि इस पांडा को हमने पकड़ा था, हमें ये वापस चाहिए। मगर ये आदमी इनकी यूनिफॉर्म देख कहता है, उस टुच्चे से लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट की एक मेंबर होकर तुम में अब भी ये बात कहने की हिम्मत कैसे है। लेकिन ये बात सुन ये दोनों नाराज हो जाती हैं। पर तभी चैंग अपने पोनी के साथ पांडा के पास आता है और फिर अगले ही पल में वो इन महाशय को बताता है कि इनका पांडा तो गड्ढा खोदकर भाग चुका है। जो देखिए महाशय तुरंत पिंजरे का दरवाजा खोलते हैं। पर दोस्तों असल में ये गड्ढा नहीं बल्कि सिर्फ एक इल्यूजन था। पांडा वहीं छुपा हुआ था और इसके बाद वो इस महाशय में जोरदार मुक्का मारता है। महाशय का तो खेला खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि मिस यू इस पांडा की ओर जाती हैं और कहती हैं, जब मेरा सेक्ट मुसीबत में था तब मैं उसकी मदद के लिए कुछ ना कर सकी, पर अब मैं और कमजोर नहीं रहना चाहती। क्या तुम मेरी ताकत बनोगे? जो सुन वो पांडा अपनी मर्जी से मिस यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस यू का पांडा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। पर यहाँ फैंग की नजर दो फॉक्सेस पर जाती है। फैंग कहता है कि क्या उसने अपने ही पेट्स को बेच दिया। वहीं पांडा तो मिस यू के सामने सख्त लौंडा बन रहा है। वैसे अब हम देखते हैं कि इन दोनों को आजाद कर दिया गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों इशारों के जरिए कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। फैंग समझ जाता है कि इनके मास्टर को पकड़ लिया गया है, लेकिन जो ईसे सेक्ट है वो इनके सेक्ट से काफी ज्यादा ताकतवर है और उनका जो हेड है मिस्टर यांग, उसके पास एक जनरल लेवल का स्पिरिचुअल पेट है। लेकिन फैंग कहता है मेरे पास एक प्लान है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी अपने सेक्ट में वापस आ जाते हैं और यहाँ फैंग इन्हें एक लेटर देता है जो कि इनके मास्टर फैन इनके लिए छोड़ कर गए थे, जिसमें लिखा है कि एक पेड़ के नीचे एक बॉक्स खड़ा है जिसमें ऐसी पिल्स हैं जिन्हें खाकर पेट्स जल्दी विकसित हो सकते हैं। लेकिन इस डिब्बे के पास इन्हें एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि अगर तुम ये नोट पढ़ रहे हो तब शायद से मेरी मौत हो चुकी है। मुझे माफ करना कि मैं तुम लोगों को ज्यादा कुछ सिखा नहीं पाया और इस वक्त तुम सब जितनी भी दिक्कतों का सामना कर रहे हो वो मेरी वजह से हैं। मुझे इसके लिए माफ कर देना और प्लीज हालात चाहे कैसे भी हो कभी हार मत मानना, क्योंकि हमने जो खोया है हम उसे वापस पाकर रहेंगे। लिंग शियाओ पेविलियन सेक्ट एक बार फिर से टॉप पर पहुंचेगा। दोस्तों इस बॉक्स के अंदर इन्हें वो पिल्स मिलती हैं जिन्हें खाकर पेट्स बहुत जल्दी विकसित हो सकते हैं। अपने मास्टर की ये आखिरी निशानी देख मिस ग्यू यहाँ रोने लगती हैं। वैसे ये सारे लेटर्स फैंग ने लिखे हैं। अगले सीन में हम सुमुचान को देखते हैं जिसे कैद करके टॉर्चर किया जा रहा था ताकि वो अपने पेट्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, लेकिन सुमुचान ऐसा नहीं करता। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारी पूरी टीम सुमुचान की मदद करने के लिए ईस्ट सेक्ट पहुंच चुकी है। सुमुचान को बाहर से कुछ आवाजें आती हैं और तभी उसके सामने का दरवाजा खुलता है। ये सभी उसे बचाने के लिए आ चुके थे। जिसके बाद फैंग उसे बेड़ियों से आजाद करता है और इसके बाद अपने साथियों से कहता है कि जो हमारा प्लान है हम उसी के अनुसार चलेंगे। मैं जाकर हेड का सामना करूंगा
और तुम सब कैद में फंसे हुए पेट्स को आजाद करना। मगर यहाँ मूचेन पूछता है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। फैंग कहता है बदले में तुम हमारी मदद कर दो, फिर हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। मूचेन मुस्कुरा कर कहता है मैं इसके लिए तैयार हूँ। और इसके बाद इनका ये मिशन शुरू होता है, जिसके बाद हम इस हेड यांग को देखते हैं, जिसे एक सोल्जर बताता है कि यहाँ घुसपैठी आ गए हैं। जिसके बाद फैंग यहाँ यांग से लड़ने के लिए आता है, लेकिन वो देखता है कि उसके सामने एक ट्रेजर रूम है। वो इस कमरे के अंदर आकर देखता है यहाँ काफी सारे कीमती खजाने रखे हुए थे और कुछ कीमती खजानों के साथ ये दोनों खेलने लगते हैं। लेकिन तभी हेड यांग यहाँ आते हुए कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम हमारा सेक्ट ज्वाइन कर लो तब मैं यहाँ तुम्हें काफी सारे अनोखे खजाने दे सकता हूँ। फैंग कहता है माफ करना, पर मैं यहाँ लिंग शियाओ पेवेलियन सेक्ट का बदला लेने आया हूँ। लेकिन यांग किसी साये की तरह इस कमरे में यहाँ से वहाँ होता हुआ कहता है लिंग शियाओ पेवेलियन सेक्ट के मास्टर को उसी के किसी अपने ने धोखा दिया था। फैंग कहता है बकवास मत करो, मगर अगले ही पल में फैंग के ऊपर पीछे से हमला होता है, मगर कैक्टस महाशय उसे वक्त रहते बचा लेते हैं। लेकिन तभी इनके ऊपर शैडो हाइट नाम का यांग का पेट हमला कर देता है। सो फैंग अब उससे बचकर भागना शुरू कर देता है, पर क्योंकि वो पेट फैंग के पीछे आ रहा था इसीलिए फैंग उसकी ओर वहीं पर रखा हुआ खजाना उठाकर फेंकने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि यांग और उसका पेट सारा सामान पकड़ के उसे आराम से रखने लगते हैं। और यही देख फैंग को एक आइडिया आता है और इसके बाद फैंग का ये डॉगी एक ट्रेजर को धीरे धीरे खिसका कर नीचे गिरा देता है, जो देख मिस्टर यांग को बहुत बुरा लगता है। लेकिन इसके बाद जो कैक्टस महाशय थे वो तो अपनी जटाओं से मिस्टर यांग के ऊपर पूरी अलमारी ही गिरा देते हैं, जिसके बाद फैंग को लगता है कि अब कुछ देर तक यांग उसके पीछे नहीं आएगा। लेकिन तभी यांग का पेट फैंग पर हमला करके उसे जख्मी कर देता है और फैंग यहाँ ये बात समझ चुका है कि ये शैडो पेट बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि ये चारों सभी कैद किए गए पेट्स को आजाद कर देते हैं। लेकिन तभी उस ओर से काफी बड़ा धमाका होता है जहाँ फैंग था। तभी इनके पास फैंग पहुँचता है जख्मी हालत में। मिस ग्यू तुरंत फैंग के पास आती हैं। फैंग यहाँ कहता है ये लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि सू मुशान अपने दोनों पेट्स के साथ लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यहाँ यांग आ चुका था। तभी मूचेन के पीछे से उस पर हमला करने के लिए शैडो निकलता है, पर मूचेन का ये पेट शैडो पर हमला करके उसे बचा लेता है। तभी फैंग मिस यूई से पांडा की लाइट स्किल का यूज करने को कहता है और तभी पांडा उस शैडो में पलटवार करता है, पर शैडो फिर से गायब हो जाता है। और इतनी ही देर में मिस ग्यू की ये प्यारी सी पेट फैंग को पूरी तरह से हील कर चुकी थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ मिलकर अपने पेट्स के जरिए शैडो से लड़ने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से यांग अपनी सीक्रेट आर्ट्स का यूज करके शैडो की ताकत बढ़ा देता है और बहुत आसानी से सारे के सारे पेट्स को हरा देता है। और अब तो पांडा भी उसके सामने टिक नहीं पाता। और दोस्तों अब इनकी मदद के लिए यहाँ पर कोई भी सही हालत में नहीं है। तभी यांग आदेश देता है इनके मास्टर को खत्म कर दो। और उसके ये कहते ही हम देखते हैं कि शैडो मिस क्यू को पकड़ लेता है। और अब यांग यहाँ कहता है तुमने मुझसे लड़ाई तो काफी अच्छी की, पर मेरा शैडो तुम सबके पेट से बहुत ज्यादा ताकतवर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि शैडो मिस क्यू को खत्म करने वाला था, मगर तभी फैंग अपनी पावर दिखाता है और बड़े ही धांसू अंदाज में सम्मन करता है अपनी नियान को। दोस्तों हम देखते हैं कि नियान भी सोल बिल्डिंग स्टेज तक पहुंच चुकी है और जितनी देर में ये सब हो रहा था उतनी देर में कैक्टस महाशय ने मिस ग्यू को बचा लिया था। और मिस ग्यू अपनी आंखों के सामने एक शानदार दृश्य देखती हैं, जिसके बाद वो फैंग को देखते हुए सोचती हैं कि इसके पास भी एक कैटफिश है। और यहाँ पर नियान शैडो को दूर धक्का दे देता है। सो अब शैडो नियान की ओर दूर से ही हमला करता है और दोस्तों यहाँ वो नियान को जख्मी भी कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर शैडो नियान को इस तरह दबा देता है। सो फैंग यहाँ अपने बबल का यूज करके नियान को शैडो के पंजे से छुड़वाता है और इसके बाद नियान शैडो की ओर अटैक करता है, मगर शैडो उस हमले को रोक लेता है। मगर शैडो की बॉडी पर कुछ चिपचिपा पदार्थ आ चुका है और इसके बाद फैंग कैक्टस महाशय का इस्तेमाल करके शैडो को इस तरह जकड़ लेता है। हमें जानने को मिलता है कि कैक्टस महाशय अपना लेवल अप कर चुके हैं और इसके बाद नियान शैडो के पीछे आकर उसे खाने लगता है, जो देख यांग सबसे पहले कैक्टस महाशय को इस तरह पकड़ लेता है, जिससे शैडो उसकी पकड़ से आजाद हो जाता है और वो नियान से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, मगर नियान उसे निगलना जारी रखता है।
शैडो खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, मगर नियान की डिवोरिंग पावर के आगे वो टिक नहीं पाता और आखिर में बस शैडो का कोर बचा रह जाता है। कोर की मदद से यांग अपने शैडो को फिर से पा सकता है, पर तभी मूचैन अपनी फायर फॉक्स के जरिए उस कोर को पकड़ लेता है। सो यांग फॉक्स पर हमला करके उस कोर को छुड़वा लेता है और जब फैंग उस कोर को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाता है तब यांग अपनी पावर का यूज करके उसे और नियान को वहीं दबोच लेता है और हंसते हुए कहता है, आखिर में मेरी जीत हुई। फैंग खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है पर वो कुछ नहीं कर पाता और तभी यांग कहता है, लिंगशियाओ पेविलियन सेक्ट यहीं खत्म होगा। मगर अगले ही पल में कोई दौड़ते हुए आकर सीधा इसी कोर के ऊपर लैंडिंग करता है, जिससे ये कोर टूट जाता है और वो होती है ये मोहतरमा। तुम्हें याद होगा कि फैंग ने इन्हें आजादी दिलाई थी, लेकिन तभी यांग इन मोहतरमा पर पीछे से हमला करता है, लेकिन मोहतरमा पलटवार करके यांग को बहुत दूर फेंक देती हैं। दोस्तों, मोहतरमा इज वेरी पावरफुल। इन्हें देख फैंग को याद आता है कि अरे हाँ, ये तो वही हैं। और यांग यहाँ कहता है, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। एंड हम देखते हैं कि मैडम को तो फैंग से शिद्दत वाला प्यार हो चुका है, इसीलिए वो शर्माकर यहाँ से भाग जाती हैं। और यहाँ जैसे ही मूचैन को होश आता है वो कहता है कि भाई जल्दी से सारा खजाना लूटो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सारा खजाना लूट चुके हैं। मूचैन यहाँ कहता है, मुझे इस खजाने का 70% हिस्सा चाहिए। लेकिन तभी फैंग का डॉगी उसे सूसू देता है, जिससे वो पुरानी बात भूल जाता है और 50-50 के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी फैंग उसे फिर से भुला देता है और चैंग कहता है, तुमने हमें जो धोखा दिया था उसका तुम्हें अफसोस है, इसीलिए तुम अपना 50% हिस्सा भी हमें दे रहे हो। जिसके बाद होता यही सब कुछ है। आखिर में मूचैन को मिलता सिर्फ ये डिब्बा ही है। फैंग कहता है, तुम तीनों को अपने लिए जो पैड चाहिए यहाँ पर चुन लो। लेकिन तभी फैंग की नजर फायर स्टाइल स्टील बॉल पर जाती है और अगले ही पल में फैंग उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है। उसके ऐसा करने से तेज हवाएं चलती हैं, लेकिन आखिर में वो स्टील बॉल फैंग की पैड बन जाती है। मगर अगले ही पल में फैंग को कुछ महसूस होता है, जिस वजह से वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जिसके बाद अगले दिन फैंग को होश आता है। उसके पास मौजूद चैंग उसे बताता है कि आप अचानक ही बेहोश हो गए, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन अब आप होश में आ चुके हैं और हम अब आपके लिए अच्छा खाना बनाएंगे। लेकिन फैंग सोच रहा था कि स्टील बॉल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि फैंग अपने नियान के अंदर चला जाता है, क्योंकि नियान के अंदर एक अलग ही स्पेस मौजूद है जहाँ पर फैंग ने सारे ट्रेजर्स रख दिए हैं। और यहाँ अब फैंग सोच रहा है कि वो किस तरह नियान को जल्दी से जल्दी विकसित कर पाए। लेकिन इसके अलावा बात ये भी है कि फैंग को अब तक पता नहीं चल पाया कि वो गद्दार कौन था जिसने उसे धोखा दिया। और क्योंकि मिस ग्यू ने नियान को देख लिया है, इसीलिए फैंग अब सीधा उनसे मिलने के लिए जाता है। मिस ग्यू इस वक्त मंदिर में थी। वो फैंग से कहती हैं, माफ करना, हमारी वजह से तुम्हें कल इतनी खतरनाक लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन यहाँ मिस ग्यू की आंखों में आंसू थे। वो तुरंत अपने आंसू पोंछती हैं और इसके बाद कहती हैं कि मैं अपने मास्टर से प्रार्थना कर रही थी कि हमारे सेक्ट के लिए एक नई उम्मीद बनकर तुम आ चुकी हो। फैंग कहता है कि अरे आप ये क्या बोल रहे हो, मैं तो यहाँ आपको अपनी कैटफिश की पूरी बात बताने के लिए आया हूँ। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फैंग अपनी कैटफिश की एक कहानी मिस ग्यू को सुना चुका है। अब इसके बाद फैंग पूछता है कि मास्टर, आखिर आपने लिंगशियाओ पेविलियन सेक्ट ज्वाइन क्यों किया था? लेकिन इस बात को टालते हुए मिस ग्यू फैंग को ये पोस्टर दिखाकर पूछती हैं कि इस पोस्टर में तुम ही हो ना? क्या तुम सच में एक कमीने हो? फैंग कहता है, ये सब बस एक गलतफहमी है, प्लीज आप मेरी बात मानिए। मिस ग्यू कहती हैं, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। हमने इतने दिन जो एक साथ गुजारे, मुझे कभी नहीं लगा कि तुम्हारी सोच किसी भी तरह से घटिया है, बल्कि मुझे तो तुम बहुत जाने पहचाने लगे। तुम्हारे काम करने का अंदाज, तुम्हारी वो कैटफिश, हर एक चीज मेरे मास्टर फैंग के जैसी है। मैं तुमसे सच जानना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर के कोई डिसाइपल हो या फिर कोई दोस्त, या फिर कहीं तुम मेरे मास्टर ही तो नहीं? तो अब फैंग यहाँ क्या जवाब देगा, ये जानने को मिलेगा अगले पार्ट में, क्योंकि ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो एक हफ्ते बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। वैसे तब तक के लिए सायोनारा।